इसके बाद सोल्ट ब्रिज में आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है, ओनली दोज सोर्स कैन बी यूज्ड इन सोल्ट ब्रिज, कैन बी यूज्ड इन सोल्ट ब्रिज whose ionic velocity are same। अब पॉइंट ये अपने को ये कह रहा है कि आप जो सोल्ट ब्रिज के अंदर सोल्ट ले रहे हो, KCl, K2SO4, KNO3, इस तरीके से जो सोल्ट ले रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर सोल्ट लेना है। आप हर तरीके का कोई भी सोल्ट यहाँ सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ केवल आप वो ही सोल्ट ले सकते हो जिसमें जो कैटायन और एनायन है उनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम। मतलब जितनी स्पीड से मान लीजिए कि पॉजिटिव आयन मूव कर रहा है, कैटायन मूव कर रहा है, उतनी स्पीड से नेगेटिव आयन एनायन क्या करे, मूव करे। मतलब जितनी स्पीड से K+ मूव कर रहा है उतनी स्पीड से NO3- आयन क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहीं पर अपन नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल ऑन गैल्वेनिक सेल। इफेक्ट ऑफ external potential on galvanic cell। पहला पॉइंट तो मैं आपको यहां ये बता देता हूं, पोटेंशियल वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पोटेंशियल मतलब वोल्टेज। तो अगर मान लीजिए अपन गैल्वेनिक सेल में कोई एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करे, एक्सटर्नल बैटरी लगाए, सेल लगाते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा गैल्वेनिक सेल पर। तो मैं यहाँ पर गैल्वेनिक सेल का एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ कि दो बीकर होते हैं। पहले बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, दूसरे बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है CuSO4 का। यहाँ इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट होती है जिंक रोड, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रोड डिप्ट होती है। इस एक्सटर्नल सर्किट को अपन वोल्टमीटर या एमीटर से अटैच करके रखते हैं। दोनों के दोनों सॉल्यूशन ये कनेक्ट रहते हैं इनर सर्किट सोल्ट ब्रिज के थ्रू। ये नेगेटिव रोड एनोड, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव रोड कैथोड, कैथोड पर होता है रिडक्शन। अब पहला पॉइंट आपको ये समझना है, इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक यहां ड्रॉ कर देता हूं कि इस तरीके से आपने वोल्टमीटर कनेक्ट कर रखा है। अब आपको पॉइंट जो है, पॉइंट यहां पर ये समझना है कि जब आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हो, जब आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी लेते हो, 1 मोलर लेते हो, तो ये जो वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर रीडिंग दिखाता है 1.1 वोल्ट। ये वोल्टमीटर रीडिंग दिखाएगा कितनी, 1.1 वोल्ट। मतलब यहाँ जो आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है उसकी पोटेंशियल है, वोल्टेज है कितनी है, 1.1 वोल्ट। अब मान लीजिए आप यहां एक एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हो।
इस तरीके से मैंने एक्सटर्नल सेल को, बैटरी को यहां कनेक्ट कर दिया और इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया ई एक्सटर्नल से। अब होगा क्या कि यहां तीन तरीके की पॉसिबिलिटी है कि आप जो एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो, ये एक्सटर्नल वोल्टेज या तो लेस देन हो सकती है 1.1 वोल्ट, या फिर इक्वल हो सकती है 1.1 वोल्ट के, या फिर ग्रेटर होगी 1.1 वोल्ट के। तो तीनों तरीके की पॉसिबिलिटी में यहां क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये अपने को समझना है। तो यहां अपन एक एक करके समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि मान लीजिए आपने जो एक्सटर्नल सेल लगाया है, उस एक्सटर्नल सेल की पोटेंशियल है लेस देन 1.1 वोल्ट। आपका जो डैनियल सेल है, ये डैनियल सेल तो कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, 1.1 वोल्ट का प्रोड्यूस करेगा। जब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन आप कितनी लेते हो, 1 मोलर। अब अपने को इफेक्ट देखना है एक्सटर्नल पोटेंशियल का, एक्सटर्नल वोल्टेज का गैल्वेनिक सेल पर, डैनियल सेल पर। तो तीन पॉसिबिलिटी आपको बताई है कि आप जो ये एक्सटर्नल सेल जो अप्लाई कर रहे हो, इस सेल की पोटेंशियल या तो 1.1 वोल्ट से कम का लगा सकते हो, या फिर जो आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो इक्वल हो सकती है किसके, 1.1 वोल्ट के, या फिर ग्रेटर हो सकती है एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट होगी, तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। मतलब जिस तरीके से पहले जो हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे किधर, एनोड टू कैथोड। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होगी, लेस देन 1.1 वोल्ट होगी, तब भी इसी कंडीशन में क्या कि इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से मूव करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड जाएंगे और जो करंट है, करंट आएगा कैथोड से एनोड की ओर। तो ये तो कंडीशन फर्स्ट में हो गया। तो यहां से अपन क्या बोल देंगे, इफ सम एक्सटर्नल opposing potential less than 1.1 volt is applied, then the reaction is spontaneous in forward direction, forward direction में ही होगी। इसके बाद कंडीशन सेकंड है अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो, मतलब आपके सेल की जो वोल्ट है वो तो 1.1 वोल्ट है, सेल का पोटेंशियल तो 1.1 वोल्ट है। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में यहां क्या होगा कि जो सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब सेल रिएक्शन रुक जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो मतलब करंट का फ्लो भी नहीं होगा। तो यहां से अपन बोल देंगे इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देन एट दिस स्टेज द सेल रिएक्शन स्टॉप एंड नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल। तो ये हो गई कंडीशन जब एक्सटर्नल पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट के इक्वल। इसके बाद थर्ड केस जो आता है, थर्ड केस आता है अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सेल का पोटेंशियल है वो तो 1.1 वोल्ट है, और आप जो एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हो, सेल लगा रहे हो, उसका पोटेंशियल क्या है, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो रिएक्शन है,
रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। रिएक्शन जो है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब पहले जब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहे थे, एनोड टू कैथोड, तो जब आप एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लगाओगे तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे कैथोड टू एनोड। तो इलेक्ट्रॉन ने कैथोड टू एनोड फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब अब करंट किधर से किधर जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर। तो करंट फ्लो करने लगा एनोड से कैथोड की ओर। तो यहां से अपन क्या बोल देंगे, इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट देन रिएक्शन स्टार्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। और अब जो सेल है, अब सेल आपका बिहेव करने लगा है किसकी तरह, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। ये बात आपको ध्यान देने की है। अब आपका सेल कौन से सेल की तरह बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन विच इज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि अब जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में यूज हो रही है, किसको ले जाने में, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को ले जाने में। मतलब जो रिएक्शन क्या नहीं थी, पॉसिबल नहीं थी, मतलब इसको क्या कर दिया, इसने ऑपोजिट कर दिया। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाने लगे, कैथोड टू एनोड। अब ये किस वजह से हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, जो आप बाहर से क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सेल है, सेल किसकी तरह बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव क्यों करने लगा, क्योंकि अब जो एनर्जी जो यूज हो रही है वो एक केमिकल रिएक्शन को ले जाने में यूज हो रही है। कौन सी केमिकल रिएक्शन को, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब अब जो रिएक्शन है, अब रिएक्शन कैसे होने लगी, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करने लगे कैथोड टू एनोड। अब इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और करंट फ्लो कर रहा है एनोड टू कैथोड, ऑपोजिट। तो किस वजह से हुआ, जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल सप्लाई की ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट थी, तो अपन ने देखा कि रिएक्शन है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगी। तो इसका मतलब जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट होती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम Zn टू Cu। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं Zn टू Cu इलेक्ट्रॉन। करंट जो है, करंट क्या करता है, ऑपोजिट फ्लो करता है। करंट फ्लो फ्रॉम Cu टू Zn इलेक्ट्रोड, Cu से Zn इलेक्ट्रोड की ओर फ्लो कर रहा है। ये अपन कौन सी कंडीशन में लिख रहे हैं, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट है। और फिर अपन ने देखा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, जिंक जो है, जिंक डिजोल्व होता है क्या, एट एनोड। जिंक डिजोल्व होता है एट एनोड। एंड जो कॉपर है, वो कॉपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है एट कैथोड। कॉपर इज डिपॉजिटेड एट, कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट होता है। फिर रिएक्शन भी अपन पढ़ चुके हैं, एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, एट एनोड रिएक्शन होती है। जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट होता है जिंक आयन में। और एट कैथोड अपन ने पढ़ा था, कैथोड पर कॉपर आयन सॉल्यूशन से
क्या सॉल्यूशन के कॉपर आयन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से जो जिंक में इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे उनको गेन करेंगे और कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं एट कैथोड। तो जब इसकी अपन ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो ओवरऑल सेल रिएक्शन ध्यान रखना है, ओवरऑल सेल रिएक्शन अपन किस तरीके से लिखते हैं कि एनोड और कैथोड की रिएक्शन को अपन सम कर दें, और जब सम करो तो इस तरीके से सम करना है कि इलेक्ट्रॉन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए। तो यहाँ से जब इनको कैंसिल करोगे तो ये हो गया जिंक और कॉपर आयन सॉल्यूशन से थे तो एक्वा सॉल्यूशन से, फिर जिंक आयन एक्वा सॉल्यूशन से, और कॉपर मेटल की फॉर्म में ये क्या हो रहे थे, डिपॉजिट हो रहे थे। तो ये तो कंडीशन कब ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल है लेस देन 1.1 वोल्ट। इसके बाद जब आप जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हो वो इक्वल है किसके, 1.1 वोल्ट के। तो यहाँ आपको बताया है जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन इक्वल है 1.1 वोल्ट के, तो ऐसी कंडीशन में न तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं तो मतलब करंट भी फ्लो नहीं करेगा, और करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो मतलब किसी भी प्रकार की यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो मतलब यहाँ से लिख देंगे कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्लो ऑफ करंट, नो नेट केमिकल रिएक्शन। इसके बाद थर्ड कंडीशन अपन ने पढ़ी थी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जब ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है तो अब आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अब आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसकी तरह बिहेव करने लगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, क्योंकि अब आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है इसके लिए टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस, जो कि क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, उस केमिकल रिएक्शन को ले जाने में यूज हो रही है। तो मतलब अब ऑपोजिट डायरेक्शन में होने लगा सब कुछ, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। अब जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे क्या, Cu2 Zn इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे Cu2 Zn इलेक्ट्रॉन, तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो फ्रॉम Zn टू Cu इलेक्ट्रॉन। अब जो है, अब एनोड है, एनोड पर कौन डिजोल्व होगा, कॉपर, और जो कैथोड पर जो डिपॉजिट होगा, कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा, जिंक। और रिएक्शन जो है, रिएक्शन अब कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि रिएक्शन अपन किस तरीके से लिखेंगे, जब एनोड की बात करें तो अब एनोड पर क्या, कॉपर, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर आयन में। कैथोड की बात करें तो कैथोड पर अब जो है कौन डिपॉजिट होगा, जिंक डिपॉजिट होगा, तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक आयन क्या करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन लेंगे और जिंक मेटल की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जब लिखेंगे तो जब ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से ये हो गया कॉपर मेटल जिंक आयन, कॉपर आयन और जिंक मेटल जो है वो अब कैथोड पर डिपॉजिट होगा। तो जस्ट ये जो रिएक्शन पढ़ी थी आपने, इस रिएक्शन के जस्ट क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो ये कंडीशन है जब आप
फ्रैक्शनल पोटेंशियल अप्लाई करते हो किसी भी गैल्वेनिक सेल में, डैनियल सेल। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन अपन इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ अपने को क्या कह रहा है कि बाय कन्वेंशन द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक प्लेस इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको तो अपने को लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को लिखेंगे अपन राइट हैंड साइड। अब इसके बाद अपने को क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोड है जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो, तो वहाँ सबसे पहले सिंबल लिखोगे किसका, मेटल का, और अगर गैस है तो गैस का। फिर उसके बाद आपको एक सिंगल वर्टिकल लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। उस सिंगल वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करके उसके बाद आपको लिखना है क्या, उस मेटल का आयन। पहले मेटल लिखोगे, सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर मेटल आयन। मेटल आयन की ब्रैकेट में आपको लिखनी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है तब तो ठीक है, वरना कौन सा वर्ड लिखोगे, एक्वस। तो यहाँ आप एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखोगे, ए बी सी। ए का मतलब है एनोड, बी का मतलब ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, और सी का मतलब कैथोड। ए का मतलब है एनोड, बी का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, और सी से मतलब है कैथोड। एनोड पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है मेटल, अगर गैस है तो गैस लिख देंगे। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आपको लिखना है मेटल आयन। उस मेटल आयन के ब्रैकेट में लिखोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है तब तो ठीक है, वरना वर्ड लिखोगे कौन सा, एक्वस। तो ये तो काम हो गया एनोड का। इसके बाद ब्रिज, सोल्ट ब्रिज के लिए आपको क्या करना है, डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। सोल्ट ब्रिज के लिए क्या करेंगे, डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर नंबर आता है किसका, कैथोड का। तो कैथोड के लिए आपको क्या करना है, जस्ट ऑपोजिट एनोड। तो कैथोड के लिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, मेटल आयन। मेटल आयन के ब्रैकेट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है तो कौन सा वर्ड, एक्वस। और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, उसके बाद लिखेंगे क्या, मेटल, और अगर गैस है तो गैस के बारे में लिख देंगे। तो एनोड पर कौन सी रिएक्शन आपको रिप्रेजेंट करनी है, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर वो रिएक्शन रिप्रेजेंट करोगे जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, और कैथोड पर रिडक्शन वाली रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पर साथ में ये आपको ध्यान भी रख लेना है, एक छोटी सी ट्रिक और बता देता हूँ मैं आपको, लोन वर्ड के बारे में ध्यान रखोगे। तो जो लोन वर्ड है, लोन का मतलब है एल मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, और एन फॉर नेगेटिव। मतलब जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड होता है गैल्वेनिक सेल में, वो लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब है लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड है वो होता है एनोड।
सभी पॉइंट यहीं से ध्यान में हो जाएंगे। लेफ्ट वाले पर ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, एनोड, और फिर लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो कैथोड के लिए इसका जस्ट क्या कर दो, ऑपोजिट राइट वाला, उस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो क्या कहलाएगा, कैथोड। ये नेगेटिव है तो वहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब इसके बाद ये सिंगल वर्टिकल लाइन है, तो इस सिंगल वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है कि जो केमिकल स्पीसीज है वो आपस में एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इस सिंगल वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है कि ये जो स्पीसीज है, ये केमिकल स्पीसीज आपस में क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में। अब अपने को मान लीजिए सेल रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, गैल्वेनिक डैनियल सेल का। डैनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, और अपन ने डैनियल सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या पढ़ी थी, अपन ने सेल रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक मेटल कॉपर आयन, ये प्रोड्यूस करेंगे जिंक आयन प्लस कॉपर मेटल। अपने को इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये अपने को समझना है। तो सबसे फर्स्ट करते हैं इसका एनोड का। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन वाली। तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का। इस तरीके से पता हो जाएगा, जिंक फ्री स्टेट में है तो 0 से ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +2 में, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन यहाँ कॉपर आयन से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब +2 से 0, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एनोड की मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें मेटल कौन है, जिंक। ये मेटल जिंक हो गया, इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, सॉलिड, इसके ब्रैकेट में सॉलिड। ये बातें आपको रिप्रेजेंट करनी बहुत जरूरी है। तो मेटल के ब्रैकेट में सॉलिड आ जाएगा, गैस है तब तो गैस अपन रिप्रेजेंट ही कर देंगे। इसके बाद मेटल के बाद क्या है, सिंगल वर्टिकल लाइन। इसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन। इसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल आयन। तो जिंक का मेटल आयन कौन है, Zn2 पॉजिटिव। इसके ब्रैकेट में लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कॉन्सेंट्रेशन अपने को गिवन नहीं है तो एक्वस वर्ड। लेकिन आपको ध्यान में हो तो डैनियल सेल में अपन ने पढ़ा था जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 1 मोलर। तो अपन इसके ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे 1 मोलर। इसके बाद अपने को रिप्रेजेंट करना है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं डबल वर्टिकल लाइन से। इसके बाद अपन रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कैथोड की। तो कैथोड की रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो कौन सी करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है किसका, कॉपर आयन का कॉपर मेटल में। तो कॉपर आयन कॉपर सल्फेट की अपन ने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी थी, कितनी गिवन थी अपने को, कितनी कंसीडर करके चल रहे थे डैनियल सेल में, 1 मोलर। इसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, मेटल हो गया कॉपर, और इसके ब्रैकेट में अपन लिख देंगे सॉलिड। इसके ब्रैकेट में अपन ने लिख दिया क्या, सॉलिड। इसी तरीके से अपन एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन अपने को गिवन है Fe + 2Ag + Fe 2Ag plus gives Fe2 plus aqueous plus 2Ag। इसके ब्रैकेट में ये है सॉलिड। इसका अपने को सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पहले अपन देख लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो ये फ्री स्टेट में है 0 से +2, मतलब ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ये +1 से 0 है तो इसका हो रहा है क्या,
रिडक्शन। तो पहले एनोड की रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन वाली, मेटल कौन हो गया यहाँ पर Fe ब्रैकेट में सॉलिड सिंगल वर्टिकल लाइन, मेटल के बाद लिखते हैं मेटल आयन, इसका मेटल आयन क्या है Fe2 प्लस। अब यहाँ अपने को कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है तो वर्ड लिख देंगे क्या एक्वस। इसके बाद डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन के बाद डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है सोल्ट ब्रिज को। इसके बाद रिएक्शन लिखेंगे कैथोड की, तो कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन हो रहा है सिल्वर आयन का सिल्वर के अंदर। तो पहले लिखेंगे मेटल आयन है सिल्वर आयन Ag प्लस, ये अपन कोफिशिएंट को इनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं Ag प्लस, इसके ब्रैकेट में एक्वस वर्ड लिख दिया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता नहीं है। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, मेटल जो है मेटल हो गया सिल्वर और इसके ब्रैकेट में अपन लिख देंगे सॉलिड। गैस के एग्जाम्पल अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। To understand the concept of electrode potential, consider a metal rod placed in contact with its common ion. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लीजिए आपके पास एक मेटल रोड है और उस मेटल रोड को आपने रख रखा है उसी के मेटल आयन के सॉल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ये आपने एक मेटल रोड रख रखी है। अब पहले तो मैं समझा देता हूँ, जैसे आपने डेनियल सेल में पढ़ा था, डेनियल सेल में क्या पढ़ा था जिंक की रोड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ Zn2 पॉजिटिव एक्वस। इसी तरीके से कैथोड की तरफ आपने पढ़ा था कॉपर रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं Cu2 पॉजिटिव एक्वस। ये मैंने आपको बताया भी था। इन जनरल क्या होता है जो मेटल होता है मेटल रोड होती है वो अपने ही मेटल आयन के सॉल्यूशन में क्या होती है प्लेस्ड होती है। तो ये मान लीजिए ये मेटल रोड है M और ये अपने मेटल आयन सॉल्यूशन Mn प्लस के अंदर रखी हुई है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपन ने क्या मान लिया कि एक मेटल रोड अपने ही मेटल आयन के सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है प्लेस्ड है रखी हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि ये टोटल 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि जो मेटल आयन है मेटल आयन कोलाइड करे किससे मेटल रोड से और वापिस डिफ्लेक्ट बैक आ जाए विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। यहाँ से मेटल आयन मेटल रोड के ऊपर डिपॉजिट हो, इलेक्ट्रॉन गेन करके वापिस उतने ही क्या मेटल जो है मेटल रोड से क्या कि मेटल रोड उतने ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वापिस मेटल आयन की फॉर्म में आ जाए, मतलब कुछ भी चेंज ना हो। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मेटल आयन मेटल रोड से n इलेक्ट्रॉन गेन करे और इस पर क्या हो जाए डिपॉजिट हो जाए, फिर ये ही मेटल रोड क्या उतने ही n इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मेटल आयन में वापिस कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब ओवरऑल क्या कुछ भी चेंज नहीं हो। ये पॉसिबिलिटी फर्स्ट होगी। इसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी मान लीजिए क्या है कि जो मेटल आयन है मेटल आयन कोलाइड कर रहे किसी मेटल रोड से और मेटल रोड से वो क्या कर ले इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और कन्वर्ट हो जाए किसमें मेटल एटम में। तो मतलब मेटल आयन क्या हो गए रिड्यूस।
फर्स्ट कंडीशन में एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी में तो क्या है, मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉसिबिलिटी फर्स्ट, मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसको मैं समझने के लिए इजी वे में इस तरीके से लिख देता हूँ, मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन मेटल रोड से गेन करते हैं और मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मेटल रोड से जो मेटल एटम है, मेटल एटम एन इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और एन इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो गए मेटल आयन में। अब जब आप इसको सम करोगे तो ये सभी क्या हो गए, कैंसिल हो गए एक दूसरे से, मतलब ओवरऑल यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, मतलब कुछ भी चेंज नहीं आया। ये तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट हो गई। इसके बाद पॉसिबिलिटी सेकंड है, सेकंड आपको समझनी है। पॉसिबिलिटी सेकंड ये है कि मान लीजिए कि ये तो मेटल रोड थी और ये क्या थे, मेटल आयन। पॉसिबिलिटी सेकंड ये है कि मेटल आयन जो है वो कोलाइड कर रहे हैं किसी मेटल रोड से और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं मेटल रोड से। मेटल आयन मेटल रोड से एन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और गेन करके कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, मेटल एटम में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेटल आयन क्या हो गए, रिड्यूस, मतलब यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। n प्लस से फ्री स्टेट 0, n प्लस से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मेटल आयन क्या हो गए, रिड्यूस हो गए किसमें, मेटल एटम। ये पॉसिबिलिटी सेकंड हो गई। इसके बाद थर्ड जो पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी मान लीजिए ये तो है मेटल रोड और ये है क्या, मेटल आयन, मेटल आयन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि मान लीजिए मेटल रोड है, उस मेटल रोड से जो मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे और लॉस करके कन्वर्ट हो जाए किसमें, मेटल आयन में। मेटल रोड से मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके कन्वर्ट हो गए मेटल आयन में। मेटल एटम ने एन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए और कन्वर्ट हो गए इसमें मेटल आयन में। तो मतलब यहाँ मेटल एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और गेन करते हैं तो रिडक्शन। दूसरा तरीका बताया था फ्री स्टेट, मतलब 0 से n प्लस बढ़ रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होना है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो ये तीन पॉसिबिलिटी आपने पढ़ी। पहली पॉसिबिलिटी में तो यहाँ क्या, जितने मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे थे उतने ही मेटल रोड से मेटल एटम एन इलेक्ट्रॉन लॉस करके वापस मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ ओवरऑल कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसके बाद सेकेंड पॉसिबिलिटी में आप पढ़ रहे हो कि मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, मेटल आयन का रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता कर सकते हो। और थर्ड पॉसिबिलिटी में आप देख रहे हो मेटल रोड से एम मेटल एटम है वो एन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कन्वर्ट हो गए मेटल आयन में। अब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है, थर्ड पॉसिबिलिटी में ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो रियल में डिपेंड करता है टेंडेंसी ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो किस पर डिपेंड करेगा, मेटल रोड और उसके आयन की टेंडेंसी पर। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है इसके बारे में तो अपने को डिस्कस करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रही है। तो कंडीशन सेकंड की बात अपन करते हैं। तो कंडीशन सेकंड में अपन देख रहे हैं कि
मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो रहे हैं मेटल एटम में। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो मतलब मेटल रोड पर इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, तो यहाँ केवल कैसा चार्ज बचा, पॉजिटिव। तो मेटल रोड पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ से सॉल्यूशन से मेटल आयन जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, तो यहाँ कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिडक्शन हो रहा है तो आपकी मेटल रोड तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और क्या सॉल्यूशन है वो कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज। जब मेटल आयन एन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल रोड पर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो मेटल रोड तो कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन तो चले ही गए। और सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज एक्सचेंज में हो गया, नेगेटिव चार्ज अनायन, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो मेटल रोड तो पॉजिटिव चार्ज हो गई, और सॉल्यूशन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ आप देख रहे हो मेटल रोड, मेटल एटम, मेटल रोड बोल दो या मेटल एटम, क्या कर रही है, एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट होंगे, मेटल रोड पर। अब एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इस वजह से मेटल रोड कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज। और मेटल रोड कन्वर्ट हो रही है, मेटल एटम कन्वर्ट हो रहा है मेटल आयन में। मेटल आयन किस में जा रहे हैं, सॉल्यूशन में। तो मतलब सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और मेटल रोड हो गई कैसी, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इन दोनों केस में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेंडेंसी है, यहाँ मेटल आयन की रिडक्शन की टेंडेंसी है, यहाँ मेटल एटम बोल दो या मेटल रोड की कैसी टेंडेंसी है, ऑक्सीडेशन की। तो जब इस तरीके की टेंडेंसी है, तो आप यहाँ देख रहे हो मेटल रोड और आयन के बीच चार्ज सेपरेशन हो गया। मेटल रोड और आयन के बीच क्या हो गया, यहाँ चार्ज सेपरेशन, इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर रोड पर अब आ गया क्या, माइनस, और सॉल्यूशन पर प्लस। तो ये जो चार्ज सेपरेशन है, इस चार्ज सेपरेशन की वजह से मेटल रोड और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप पढ़ते हो पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब यहाँ पोटेंशियल हाई है, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल लो है, मतलब यहाँ वोल्टेज क्या है, कम है, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है। ऐसे इधर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा, नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल कम, वोल्टेज कम। तो दोनों के बीच मेटल रोड और मेटल आयन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ आप अलग अलग तरीके से डेफिनेशन बता सकते हो। तो पहली डेफिनेशन क्या हो गई, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स ओन आयन। मेटल रोड और उसके आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आप किस तरीके से बता सकते हो कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the tendency of an electrode to lose or gain of electron when it is contact with solution of its own ion। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस और जो गेन करने की टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेंगे तो मेटल रोड और मेटल आयन के बीच क्या आ जाता है, चार्ज सेपरेशन। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। तो इसके बाद जो है, इसके बाद
यहाँ से अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का यहाँ आप पढ़ चुके हो। तो एक को होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, किसी भी इलेक्ट्रोड की लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, ई ऑक्सीडेशन। फिर दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई रिडक्शन से। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, मेटल और उसके आयन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन it is in contact with the solution of its own ion। किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस करने और गेन करने की टेंडेंसी भी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब वो अपने ही आयन के क्या रहता है, कांटेक्ट में रहता है। फिर अपन ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई ऑक्सीडेशन से। फिर अपन ने पढ़ा है सेकंड टाइप रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कहलाती है रिडक्शन पोटेंशियल और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई रिडक्शन से। अब यहीं से आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन एक तीसरे तरीके से और बता सकते हैं। क्या है डेफिनेशन, अगर इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इफ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड देन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इफ रिडक्शन टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड देन इट इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाना जाएगा, और इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद अपन जो नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो अपन किससे दिखा रहे थे, ई से। तो जब स्टैंडर्ड की बात आ जाती है तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट से। केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो अपन ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ जाती है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, ई नोट से। अब होता क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अपने को समझना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अपने को क्या कह रहा है, इफ इन द हाफ सेल द मेटल रोड इज सस्पेंडेड इन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर concentration and the temperature is kept at 298 Kelvin, and the temperature is kept at 298 Kelvin, then the electrode potential is called standard electrode potential. If in the half cell the metal rod is suspended in
a solution of 1 molar concentration and the temperature is kept at 298 Kelvin, then the electrode potential is called standard electrode potential. अगर मेटल रोड जो सॉल्यूशन में सस्पेंड है, डिप्ड है, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, मेटल रोड जो सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, और टेम्परेचर जो आप इसका ले रहे हो टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट से। फिर यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस इन्वॉल्व हो जाए तो ऐसी कंडीशन में गैस की कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन की बात तो होगी नहीं, तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर जो है, प्रेशर तो कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन। ये प्रेशर आपको अगर 1 बार भी लिखा हुआ मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 बार और 1 एटीएम की वैल्यू लगभग क्या होती है, सेम होती है, अप्रोक्स होती है। तो क्या है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस इन्वॉल्व है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में गैस इन्वॉल्व है तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर है, प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम या फिर 1 बार बोल दीजिए, और टेम्परेचर कितना 298 केल्विन। तो ये तो बात हो गई इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड का मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन, और जब गैस आ जाती है तो टेम्परेचर तो 298 केल्विन ही है, और जो प्रेशर है, प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटीएम। अब इसके बाद क्या है, जिस तरीके से आपने देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, 2 तरीके का था, 2 टाइप्स का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अपन ई नॉट ऑक्सीडेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ई नॉट रिडक्शन से। केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो ई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल था तो ई रिडक्शन। जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात आ जाए तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात आ जाए तो ई नॉट रिडक्शन। अब बात आती है इनकी डेफिनेशन की, तो सिंपल सी बात है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन में हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो कहलाएगा वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हाफ सेल रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन है तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ से लिखेंगे इफ इन द स्टैंडर्ड कंडीशन द हाफ सेल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन then it is known as standard oxidation potential। इसी तरीके से if in the standard condition the half cell reaction is reduction reaction then it is known as standard reduction potential। अब यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट बात समझनी है, बात आपको ये समझनी है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑपोजिट टू ईच अदर।
ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट। अगर मान लीजिए कोई भी मेटल है, उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन उनके साइन क्या होंगे, ऑपोजिट। तो पॉइंट ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। देयर न्यूमेरिकल वैल्यू आर सेम बट दे हैव ऑपोजिट साइन। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन इनके जो साइन है, साइन क्या होंगे, ऑपोजिट। इस पॉइंट को मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देयर numerical values are same but opposite in sign। साइन में क्या होंगी, ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कॉपर के बारे में, कॉपर मेटल के बारे में बात करें तो कॉपर है, कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -0.34 वोल्ट। कॉपर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, -0.34 वोल्ट। जबकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जाए तो मैंने क्या पॉइंट बताया है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन साइन क्या होंगे, ऑपोजिट। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो गई +0.34 वोल्ट। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी मेटल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव ही हो। किसी के अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है तो रिडक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और कैसे अपन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ये अभी अपन समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का रिप्रेजेंट करना है। तो कॉपर में आपने पढ़ा था, कॉपर के लिए अपन रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं, कॉपर आयन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होते हैं कॉपर मेटल में। इसी तरीके से अगर मान लीजिए क्या है, कॉपर मेटल है, इस यहीं से समझ लेते हैं। अगर अपने को क्या करना है, यहाँ 2 प्लस से 0 मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ECU2 प्लस ऑब्लिक CU। 2 प्लस से 0 हो रहा है, मतलब ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो ECU/CU2 प्लस, मतलब 0 से 2 प्लस तो बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी बात IUPAC ने यहाँ फिक्स कर रखा है, अपन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं वो केवल कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। IUPAC ने फिक्स कर रखा है, फिक्स कर दिया है कि आप जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करोगे किसी भी फॉर्मूले में, जो भी वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो किसकी रिप्रेजेंट करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल की। अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये पॉइंट आपको खास तौर पर ध्यान रखना है।
कि जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बात आ जाए तो कौन सा रिप्रेजेंट करोगे आप, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है।